जेई मेंस का ये क्वेश्चन मैट्रिसेस से है और थोड़ा लेंदी तो डेफिनेटली है ये, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी एक कॉन्सेप्चुअल बात भी है जो हमें समझनी चाहिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, सच दैट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल है फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्रिसेस एक्स। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं, ए इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स इज दिस, एक कंडीशन ये है, और एक और कंडीशन हमें दे रखी है। उसके बाद हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू दिस, अल्फ़ा बीटा गामा नेचुरल नंबर्स है, हमें इसी पर मतलब इन्हीं को फाइंड करके आंसर निकालना है। तो जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास में यही है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स को मान लेते हैं कुछ इस तरह से। मैंने मान लिया कि A1 A2 A3, इधर भी मान लिया मैंने A4 A5 A6, फिर A7 A8 A9, इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स ए अज्यूम कर ली। ठीक है, अब एक्स ट्रांसपोज से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स ट्रांसपोज तो होगा एक्स वाई जेड इंटू में मैट्रिक्स A1 A2 A3, फिर A4 A5 A6 A7 A8 A9, और फिर बाद में है मैट्रिक्स एक्स, ये तो डेफिनेटली एक्स वाई जेड है। अब इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स वाई जेड को, एक ही रो है इसके अंदर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनने वाला है हमारे पास में A1x प्लस A2y प्लस A3z। फिर यही एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा A4x प्लस A5y प्लस A6z। फिर यही एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम से A7x प्लस A8y प्लस A9z। ये एक रो मैट्रिक्स बन गई जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड के साथ में। तो अगर इसको अगले स्टेप पर लिखूं तो इसकी फर्स्ट रो, मतलब एक ही रो है बेसिकली, उसी को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा A1x प्लस A2y प्लस A3z इंटू में x प्लस A4x प्लस A5y प्लस A6z इंटू में y, और प्लस A7x प्लस A8y प्लस A9z इंटू में z, और इस सब का प्रोडक्ट ये किसके इक्वल दे रखा है। ये भी मैट्रिक्स से ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स में बेसिकली ए की एलिमेंट है और ये किसके इक्वल आ रहा है, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब अगले स्टेप पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर का एक एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, ज़ीरो के इक्वल रहेगा। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये आई हमारे पास में। अब एक बार इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये जो लिखा हुआ है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज ओ फॉर ऑल नॉन ज़ीरो 3x1 मैट्रिक्स एक्स। इसका मतलब ये जो वैल्यू जो हमने निकाली है ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल है फॉर ऑल नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस एक्स। मैट्रिक्स एक्स अगर नॉन ज़ीरो मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई दो ज़ीरो हो सकता है और एक नॉन ज़ीरो है तो चलेगा। और क्योंकि ये फॉर ऑल नॉन ज़ीरो वैलिड है तो हम एक्स वाई जेड की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए दिखने चाहिए। तो इसको अगर ढंग से अगले स्टेप पर लिखें तो हम अगर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो मुझे दिख रहा है A1x² यहाँ से, और उसी तरह से y² भी बन रहा है, z² भी बन रहा है। तो इसको क्लब करें तो A1x² प्लस A5y² प्लस A9z²। उसके बाद मुझे दिख रहा है प्लस A2xy प्लस A3xz, और सेकेंड टर्म से अगर देखें तो हमारे पास में है A4xy प्लस A6zy, और फिर थर्ड टर्म से अगर हम देखें तो हमारे पास में है A7zx प्लस A8yz। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए
हर पॉसिबल एक्स वाई जेड के लिए। अब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, बस तीनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार y को ज़ीरो रख दूँ और z को ज़ीरो रख दूँ तो मेरे पास में आएगा, देखो ये बनेगा a1x²। और क्योंकि y ज़ीरो है z ज़ीरो है तो ये किसके इक्वल रहेगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे देखना x क्या है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मैंने y ज़ीरो रखा है, z ज़ीरो रखा है, तो x डेफिनेटली नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो रहनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा a1 इज़ ज़ीरो। अब सबसे पहले a1 ज़ीरो हो रहा है। सेम प्रोसेस से अगर मैं z को ज़ीरो रख दूँ और x को ज़ीरो रख दूँ तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कोफिशिएंट ऑफ y², जो कि कितना है a5, ये क्या रहेगा, ज़ीरो। इसी तरह से a9 भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो पहला काम तो ये हुआ कि ये तीन क्या है, ज़ीरो है। दूसरी चीज़, इसी जो हमारे पास में इक्वेशन है, इसी में अगर मैं देखूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है, या मैं अगले स्टेप पे लिखूँ इसको एक बार, तो यहाँ पे मेरे पास में a1 a5 a9 तो ज़ीरो हो ही चुका है, मतलब कहने का मतलब ये हट चुका है, a5 a9 ये सारे हट चुके हैं। तो मेरे पास बनेगा a2 प्लस a4 इंटू में xy प्लस a7 प्लस a3 xz और प्लस a6, और ये किसका कोफिशिएंट है, yz का, प्लस a8 इंटू में yz। ये भी क्या रहना चाहिए, ज़ीरो फॉर ऑल पॉसिबल एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में तीनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई दो ज़ीरो हो सकता है। तो एक बार के लिए मैंने x को ज़ीरो रखा, अगर तो x को अगर ज़ीरो रखते हैं और वाई जेड को नॉन ज़ीरो रखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास में ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब a6 प्लस a8 भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और इसी तरह से आ जाएगा a7 प्लस a3 भी ज़ीरो है, और a2 प्लस a4 भी क्या है, ज़ीरो है। ये बात तो समझ पाए ना कि अगर मैंने x को ज़ीरो रखा और वाई जेड को नॉन ज़ीरो रखा, तो उससे मेरे पास में कंडीशन बनेगी a6 प्लस 8 मस्ट बी ज़ीरो। और सेम फिर मैं y को ज़ीरो रखूँगा, zx को नॉन ज़ीरो रखूँगा, फिर एक बार मैं z को ज़ीरो रखूँगा, xy को नॉन ज़ीरो रखूँगा। तो ये कंडीशन हमारे पास में आई। तो मैट्रिक्स A जो है वो हमने फाइंड कर लिया एक तरह से। तो सबसे पहले तो a1 a5 a9 उसमें ज़ीरो है, तो a1 a5 a9 हमने ज़ीरो कर दिया है। तो मैट्रिक्स A जो है उसका डायगोनल एलिमेंट्स तो क्लियरली ज़ीरो 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 हमें दिख रहे हैं। उसके बाद a6 प्लस a8, a6 और a8 का सम ज़ीरो है। उसी तरह से a3 और a7 का सम ज़ीरो है, a2 और a4 का सम ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्लियरली एक स्क्यू मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसको कुछ वैल्यूज़ दूं तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने L तो ये होना चाहिए -L, इधर लिखा M तो ये होना चाहिए -M, और इधर रखा N तो ये होना चाहिए -N। ये हमारी मैट्रिक्स A है। अब जो बाकी कंडीशन दे रखी है A के साथ में वो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हमें कंडीशन दे रखी है इसका यूज़ करके हम मैट्रिक्स A पता करने वाले हैं पूरी तरह से। इस मैट्रिक्स A को 1 1 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या कंडीशन देगा, ये वाली कंडीशन। मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा L प्लस M इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -L प्लस N इज इक्वल टू 4, और थर्ड रो -M माइनस N इज इक्वल टू -5। और सेकेंड से सॉल्व करें, अगर इस कंडीशन का यूज़ करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा 2L प्लस M इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो -L प्लस N इज इक्वल टू 4, और थर्ड रो -M माइनस 2N इज इक्वल टू -8। तो ये जो दो कंडीशन है M और N पर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से मेरे पास में सबसे पहले आ रहा है N इज़ 3, और N अगर 3 है M आ जाएगा 2, और अगर M 2 है तो L आ जाएगा -1। तो अब मैट्रिक्स A हमारे सामने पूरी तरह से नोन हमें दिख रही है। डायगोनल एलिमेंट 0 0 0, L कितना है -1, M कितना है 2, और N कितना है 3। 1 यहाँ पे आ जाएगा -2 -3।
ये है हमारी मैट्रिक्स ए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए प्लस आई का ट्वाइस, इसका फिर एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट लेना है। तो हमें पता करना है पहले तो ए प्लस आई। तो अगर यहाँ से मैं लिखूँ ए प्लस आई आ जाएगा, इस मैट्रिक्स में एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा 1 -1 2 1 1 3 -2 -3 1। इस मैट्रिक्स का नाम एक बार के लिए रख दिया मैंने पी। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इसके डबल का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, मतलब एक तरह से हमसे कहा है 2p के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। तो ये हम लिख सकते हैं 2p के डिटरमिनेंट का स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ 2p का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 2 क्यूब डिटरमिनेंट p का होल स्क्वायर। तो ये तो दिख रहा है मुझे 2⁶ इंटू डिटरमिनेंट p का स्क्वायर। और यहाँ से हमें डिटरमिनेंट p दिख रहा है कितना आ जाएगा 10 -+7 +2 टाइम्स -3 +2 -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ p आ गया यहाँ से 15। तो हमारा आंसर दिख रहा है 2⁶ इंटू 15 का स्क्वायर, मतलब कि 2⁶ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻²। और इसको हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2⁴α 3⁻β 5⁻γ। तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिख रहा है, अल्फ़ा 6 है, बीटा 2 है और गामा भी कितना है 2 है। और हमें फाइंड करना है फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो आंसर रहेगा 36 + 4 + 4, ये आंसर रहेगा 44। तो डेफिनेटली एक लेंदी क्वेश्चन है